Very warm welcome to all of you, dears. Let's start our new topic, which is persuasion. First of all, हम देखते हैं जी इसकी definition क्या है. A symbolic process in which communicators try to convince other people to change their attitudes or behaviors regarding an issue through the transmission of a message in an atmosphere of free choice. तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो डेफिनेशन है उसमें बताया जा रहा है कि एक सिंबॉलिक ऐसा हमारा ये इंटरेक्शन का कम्युनिकेशन का ज़रिया है जिसमें हमारा मकसद या हमारा जो मोटिव है जो ऑब्जेक्टिव है वो किसी दूसरे बंदे को, किसी सिंगल इंडिविजुअल को, ग्रुप की फॉर्म में लोगों को किसी एक ख़ास पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड, किसी एक ख़ास मकसद रिलेटेड कायल करना है और उनके उसी जनाब पर्टिकुलर बर्ताव में और उनके रवैये में कोई चेंज लेकर आना या अपने किसी मकसद में कामयाब करना, कोई अपना व्यू पॉइंट उनको मनवाना. सेकंड जी, द आर्ट ऑफ गेटिंग समवन टू डू समथिंग दे वुड नॉट ऑर्डिनरीली डू इफ़ यू डिडेंट आस्क. अरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली वो बता रहा है कि ये एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा फ़न है जो कि आप दूसरे किसी से ऐसा वो काम करवा लें कि जो यूजुअली वो ना करता हो उससे पहले, जब तक आपने उसे वो ना कहा हो. यानी आपका परसुएशन लेवल या आपका कन्विंसिंग लेवल इस हद तक स्ट्रांग हो कि उस बंदे पे उसका इन्फ्लुएंस आए और उसका वही एटीट्यूड है जो चेंज होकर आपके मकसद के अकॉर्डिंगली और आपके मफाद के अकॉर्डिंगली जो आपका एक ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एक टारगेट बना हुआ है उस बंदे को कन्विंस करके उससे वो काम लेने का या कोई अपनी बात मनवाने का, उसके एटीट्यूड में चेंज का, या बाज़ दफ़ा किसी फॉर्म में इवन आप ये भी कह सकते हैं कि किसी बंदे को नाराज़गी है आपसे तो आप उसको किस तरह एक मुनासिब और एक फेयर अंदाज से एक अच्छे व्यू पॉइंट आपने बताते हुए और चीज़ें क्लियर करते हुए उसको दोबारा से एक नॉर्मल पोजीशन में ले आएँ. आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स में वो हम उसको अच्छी तरह से जो है ना विद एग्जांपल्स ऑफ डेली लाइफ डिस्कस भी करेंगे जी. तो लेट्स प्रोसीड दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल जी, की एलिमेंट्स इन परसुएशन. फर्स्ट बताया जा रहा है जी द सोर्स, द पर्सन हु सेंड्स अ कम्युनिकेशन, यानी वो फाइल, वो बंदा जो एक सब्जेक्ट के तौर पर एक काम कर रहा है और वो ये मैसेज भेज रहा है और वो ट्राई कर रहा है कम्युनिकेशन के ज़रिए किसी बंदे को परसुएट करने की और परसुएशन के इस प्रोसेस से निकलते हुए. सेकंड जी, द रिसीवर, डेफिनेटली मफूल, जिसको टारगेट किया जा रहा है, जिसको परसुएट करना है आपने और जिसको हमने कन्विंस करना है और जिस पर असरअंदाज होते हुए उसको अपने मकसद के मुताबिक हमने किसी बात पर कायल करना है या किसी काम में मनवाना है या अपने किसी कंसेंट के साथ उसका कंसेंट सेम करना है. थर्ड वन है जी दी मैसेज, द कंटेंट ऑफ अ पीस ऑफ कम्युनिकेशन. अब बात यह है कि जी पहले हमने बात की कि सबसे पहले करने वाला बंदा जो कि कम्युनिकेट कर रहा है, जिसका एक मोटिव, जिसका एक व्यू पॉइंट या जो इसका एक इंटेंशन बनी हुई है जनाब किसी को कन्विंस करने की. सेकंड हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं रिसीवर जी, जो कि जिसको हमने टारगेट करके कायल करना है जनाब ना. तीसरी चीज़ है कि वो जो कंटेंट, वो जो स्टफ़ यूज़ करेंगे हम, वो वर्ड्स यूज़ करेंगे, वो तरीका, वो लहजा और वो तमाम प्रोसीजर हमने यूज़ करना है ना, जिसके तहत हम सोच रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि यार इस तरह से मैं बात करूँगा या करूँगी, इस तरह से जनाब वो सारा सिलसिला चलेगा. यानी एक एक्सपेक्टेड वे आउट उसका निकालना और एक एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन का वो प्लान जो ड्रा करना है, वो भी इसमें जी की एलिमेंट्स में अपनी अफादियत और अपनी जनाब ज़रूरियात के लिहाज से जो एक अफेक्टिव वे ऑफ परसुएशन है उसमें अपना किरदार अदा करता है. फोर्थ वन जी, लास्ट वन हमारे पास है द चैनल, द मीडियम यूज टू सेंड द मैसेज. यानी सिंपल इज़ दैट कि किस पर्टिकुलर ज़रिए से कन्विंस करने की या परसुएट करने की ट्राई की जा रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले वो उन्होंने बताया जी ये प्रिंट मीडिया रिलेटेड, न्यूज़पेपर्स रिलेटेड, आगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, टेलीविज़न की, इंटरनेट की, या फिर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की मिसाल है. यानी अगर फ़ेस टू फेस किसी बंदे को कायल करना है किसी कम्युनिकेशन के ज़रिए, अपना जो भी आपका मकसद है, वन टू वन, कोई दोस्त, कोलीग, व्हाट्सोएवर एवर जनाब ना, जो भी आपका मकसद हो जनाब या जो भी आपका बंदा जो टारगेट हो उसके अकॉर्डिंगली. तो ये भी चीज़ें ज़रा अहमियत की अमल हैं. अब ये सारा प्लान हम इसको थोड़ा सा जब मज़ीद वाइडन करते हैं अपने टॉपिक को, तो उसमें चीज़ें इंशाल्लाह हम वो चेक करेंगे मिसाल के साथ भी.
तो इसमें अब सारा जो चैनल आपका आप करेंगे, जैसे ऊपर हमने किया कि मैसेज डिज़ाइन हम करेंगे कि क्या क्या हमने कन्वर्सेशन, कौन से हवाले, कौन से रेफरेंसिंग, किस तरह की वर्डिंग टोन करनी है। इसी तरह ये चैनल का जो सिलसिला हमारा सिलेक्शन का है ना, वो अब डिपेंड करता है बंदा किस जगह मौजूद है, किस तरह आप इंटरलिंक हैं उसके साथ, और प्लस ये है कि उसकी अपनी भी इंटरेस्ट लेवल क्या है अबाउट ये सारे का सारा जो मुख्तलिफ चैनल हैं उनके रिलेटेड, यानी उसका एक अपना, जिसे आप कहते हैं ना कि अथेंटिसिटी का या रिलायबिलिटी का लेवल क्या है। कि कुछ लोग हैं जो वो न्यूज़पेपर के ज़रिए ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं, कुछ कम्युनिटीज़ हैं इवन वो न्यूज़पेपर ओरिएंटेशन या न्यूज़पेपर की आप कह सकते हैं कि वो बड़ा फॉन्ड ऑफ होते हैं जनाब, और उनके कल्चर में डेली बेस न्यूज़पेपर पढ़ना, बेशक वो इलेक्ट्रॉनिक आजकल गैजेट्स बेस वो ई डैश एक्सप्रेस या भी ई डैश जंग या जैसे भी मुख्तलिफ हमारी न्यूज़पेपर्स हैं उनके अकॉर्डिंग। तो ये सारा सिलसिला जी इसके अकॉर्डिंगली हम डिज़ाइन करेंगे कि वो जो कंपेन हमने बनानी है जनाब, जो वो हमने मोड यूज़ करना है इस कम्युनिकेशन के लिए, कि वो उस बंदे के अकॉर्डिंगली हमने करना है कि उसका ओवरऑल एक अफेक्टिव जो उसके बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस करेगी चीज़, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी कंपेन चैनल की लॉन्च करेंगे जनाब ना। नेक्स्ट जी, इसमें परसुएशन का वो ट्रेडिशनल अप्रोच एक बता रहा है। इसमें बड़ा वो बेसिक सी क्वेश्चनिंग है कि किस तरह जनाब आप किससे बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं और कौन सा आपका तरीका कर रहा है। जैसे वो स्टार्ट में हमें बता रहे हैं जी, आस्क्स हु सेज़ व्हाट टू होम एंड विद व्हाट अफेक्ट, कि आप किस से क्या बात कर रहे हैं जनाब जी। यानी इसमें ये बात बताई जा रही है कि कौन किस से क्या बात कहता है और उसका क्या असर पड़ता है। नेक्स्ट जी, इसी तरह जिस तरह WH ग्रुप के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, ऊपर भी हमने जिक्र किया, जिसमें व्हाट, विच, हु, व्हाट, व्हेन, होम, ये सारे मतलब आ जाती हैं चीज़ें। इसी तरह उसने वो बताया कि ये हमें ओवरऑल जो ग्रुप ऑफ क्वेश्चन है ये हमें चीज़ें वाज़े करता है, और जब हमें इनके मतलब प्रॉपर आंसर्स हमारे पास मौजूद होते हैं तो चीज़ें समझने में हमारे लिए दिक्कत महसूस हमें नहीं होती जी। सेकंड में जी, प्रोवाइड्स अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द व्हेन एंड हाउ टू परसुएशन। तो सेकंड फेज़ में वो बता रहा है हमें कि जनाब इसमें अब हमारे पास एक बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन यानी एक मालूमात का पूरा ज़ख़ीरा होता है, जो कि हमें बताता क्या है कि कब और किस तरह हमने ये तरीक़ाकार लॉन्च करना है। यानी वो बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेकर अब स्टेप बाय स्टेप को उसको फाइनलाइज़ करने तक ये तमाम क्वेश्चंस अगर पूरी क्लैरिटी के साथ हमें मालूम हो तो हम एक इफ़ेक्टिव वे से अपना परसुएशन का तरीका लॉन्च कर सकते हैं, और जिसके फ्रूटफुल नताइज निकलने के चांस भी बढ़ जाते हैं जी। नेक्स्ट है जी, रिसर्च फाइंडिंग्स। अब इसमें कुछ मिसालें हम लेते हैं, कुछ अपने हम ओवरऑल देखेंगे सिनेरियो में, और कुछ यहाँ हम जो लेक्चर बेस्ड है वो मिसालें लेकर आगे चलते हैं जी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जी, इसमें हमें बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स आर मोर परसुएसिव दैन नॉन एक्सपर्ट्स। यानी जो माहिरीन हैं कम्युनिकेशन के, बातचीत के, लिंग्विस्टिक्स के, या ओवरऑल हम इसको अगर अपने एक नेटिव लैंग्वेज की फॉर्म में देखें, देसी लैंग्वेज के एतबार से देखें, कि ऐसे लोग जो माहिरीन हैं, जो गुरु हैं जनाब गुफ्तगू करने के लिहाज से, और गुफ्तगू का ये फ़न एहसन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से वो जानते हैं, तो उनमें, और जो आम एक बंदा है, एक लेमैन है, लेमैन से मुराद ये है कि एक एक्सपर्टीज़ की पीक पे मौजूद नहीं है, तो डेफ़िनेटली उनमें फ़र्क होगा लोगों को कन्विंस करना या लोगों को मुतमईन करना, इसमें डेफ़िनेटली एक वाज़ेह फ़र्क पाया जाता होगा। नेक्स्ट है जी, मैसेजेस दैट डू नॉट अपीयर टू बी डिज़ाइन टू चेंज आवर एटीट्यूड्स आर ऑफन मोर सक्सेसफुल दैन वंस then ones that seem intended to manipulate us in their fashion। तो इसमें बताया जा रहा है कि एक ट्रेडिशनल टिपिकल सेंस में जो एक वो डिज़ाइन किया जाता है या कुछ बातें कन्विंस करने में यूज़ होती हैं, उससे ज़रा हट के अगर कोई चीज़ हो तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है। और अगर वही टिपिकल लैंग्वेज, वही टिपिकल अल्फाज जो आम किसी भी कोई बंदा एक्सपेक्ट कर रहा होता है इस तरह की किसी कन्वर्सेशन के दौरान, या उसको जब कन्विंस किया जा रहा होता है, तो उसमें वो आप कह सकते हैं कि एक बेटर वे में उसको रजिस्ट करने के लिए उसके पास भी वो जवाबी मवाद मौजूद होता है, कि जो एक जर्नल फॉर्म में हम मुस्लिम मॉडल्स यूज़ करते हैं गुफ्तगू के दौरान। तो इस तरह अगर उस टिपिकल से ज़रा हट के कोई बेशक सादगी की एक ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से, या वो ईज़ी
जो अप्रोच के लिहाज से या वो स्टाफ के लिहाज से चीज़ें ईजी हों, लाजमी नहीं उनमें वर्ड्स ऐसे हों या उसमें लहजा इस तरह का हो आपका, लेकिन कुछ अगर यूनिक चीज़ें पाई जा रही हों तो हमारे चांसेस और जो हमारा एक आप कह सकते हैं कि जो एक लेवल ऑफ सक्सेस है ऑफ गेनिंग अदर्स अटेंशन एज वेल एज परसुएशन वो बढ़ जाएगा जी। लास्ट वन है जी, इसमें हमारे पास पॉइंट है इंडिविजुअल्स रिलेटिवली लो इन सेल्फ स्टीम आर मोर आर ऑफन ईजियर टू परसुएड दैन दोज हु आर हाई इन सेल्फ स्टीम। इसमें अब मिसाल ये बताई जा रही है कि एक बंदा जो खुद इतमादी में ज़रा ज़्यादा मिच्योर है और ज़्यादा सॉलिड है, अब उसको अगर आपने परसुएड करना है या उसको परसुएशन के अमल से गुजार कर कन्विंस करना है किसी मामले पे, तो वो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल है। कंपैरेटिवली एक बंदा ज़रा लैक ऑफ सेल्फ इस्टीम का, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार है। सेल्फ इस्टीम हम समझते हैं कि जी, हम कहते हैं कि जो एक सब्जेक्टिव सेल्फ वैल्यूएशन है ना किसी बंदे की, कि किसी बंदे को पता है कि मेरी वर्थ क्या है या मेरा ओवरऑल जो एक अपनी ज़ात के मुतल्लिक है वो किस हद तक श्योर है, और अपनी वो प्रॉज एंड कॉन्स और वो अपने वीकनेस और अपने जो स्ट्रेंथ्स हैं उनसे अच्छी तरह अवेयर ऑफ है ना। तो इसमें डेफिनेटली जो बंदा ज़रा ज़्यादा सॉलिड अंदाज से अपनी राय रखता है, साहिब राय आदमी है और ख़ुद इतमादी उसमें ज़्यादा पाई जाती है, तो उसको कन्विंस करने के लिहाज से भी हमें फिर वो अपने टूल्स और अपनी कन्वर्सेशन को उस लेवल पर लेकर जाना होगा जहाँ पर उसको हम मीट अप कर सकें उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, वरना वो बंदा हमसे परसुएड नहीं होगा और उसका मुनासिब अंदाज से कन्विंस नहीं कर पाएंगे जी। नेक्स्ट जी आगे बढ़ते हैं हम। इसमें जी अब कॉग्निटिव रिस्पांस एनालिसिस बताया जा रहा है। सबसे पहले जी थ्योरी का जिक्र है, अ थ्योरी दैट अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल एक्वायर एंड चेंज देयर एटीट्यूड इन रिस्पांस टू परसुएसिव कम्युनिकेशन। अब इसमें बताया जा रहा है कि लोग किस तरह अपना जो ओवरऑल उनका एक रवैया है उसमें वो चेंज लाते हैं एक अफेक्टिव या एक वीक कम्युनिकेशन के बाद, यानी उन पर किस तरह असर पड़ता है और वो उनका उसका डिफेंस या रिस्पॉन्सिव मेकानिज़म किस तरह तश्कील देते हैं और किस तरह चीज़ों को सोच के इंटरप्रेट करके एक अपना उनका जो इंटरनल कॉग्निटिव सिस्टम है वो उसको रिस्पॉन्ड कर पाता है किसी की परसुएशन की ट्राई की के जवाब में। सेकंड जी पॉइंट है, इट इज़ हाउ एंड व्हाट यू थिंक अबाउट अ परसुएसिव इन्फॉर्मेशन। इसमें यह है कि जी किस तरह आप और कैसे सोचते हैं जनाब, क्या सोचते हैं इस परसुएसिव इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट, जब आपको के कॉग्निटिव सिस्टम को ये चीज़ हिट करती है किसी शख्स के लिहाज से, या पहले हमने जो वो चैनल्स में बात कर ली कि मीडिया के एतबार से मीडिया के चैनल के ज़रिए, यानी मोड ऑफ जो हमारे पास रिसीविंग है वो क्या है जनाब, वो इंसान है कोई, वो किसी मतलब हमारे पास गैजेट के ज़रिए आ रही है, वो हमारे पास थ्रू इंटरनेट थ्रू हमारे पास मीडिया आ रही है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली हमारा वो रिस्पांस जनरेट होना जी। A cognitive response is thought generated in response to persuasive communication, ये होगा जी हमारा, एंड देयरफॉर ट्रिगर्स एन एटीट्यूड चेंज। और उसके बाद जी वो टारगेट क्या करता है कि हमारी एटीट्यूड चेंज को, यानी उसके जो फिर वो रवैये में वो फ़र्क आना है वो उसकी बुनियाद पर है कि ये उसका रिस्पांस, यानी वो एक्शन रिएक्शन का एक प्रोसेस के किस तरह का स्टफ़ टकराया, किस तरह का स्टफ़ आया, उसको परसीव किया गया और फिर हमारी कॉग्निटिव जो सलाहियत है उसी ज़हनी इस्तात ने हमारी ने इस चीज़ को सॉर्ट आउट करके तो हमें अपनी एवेल्यूएशन के मुताबिक हमारी अपनी जो साइकोलॉजिकल आप स्टेबिलिटी कह सकते हैं पायदारी उसके हवाले से, और प्लस हमारी वो तलीम तरबियत जिससे हम वो बेशक एक ट्रेडिशनल अंदाज से या फिर अपने वो फार्मल अंदाज से गुज़र कर वो पर्सनैलिटी हमें बनी है, उसमें ये तमाम चीज़ें वो मल्टी डायमेंशनली सारी की सारी अपना अपना रोल प्ले करेंगी जी। लास्ट ही पॉइंट है इसमें, पीपल डू नॉट पैसिवली एक्सेप्ट परसुएसिव मैसेज, दे एक्टिवली थिंक अबाउट दैम, दिस थिंकिंग आर थाट रिजल्ट्स ईदर इन एटीट्यूड चेंज और रेजिस्टेंस टू चेंज। अब इसमें वो जी बता रहा है कि लोग बिल्कुल ब्लाइंडली या बिल्कुल जिसे वो कहते हैं ना कि बगैर किसी रिस्पांस के वो अंधी तकलीद के तौर पर कोई भी अगर परसुएसिव मैसेज है या कन्विंसिंग चीज़ है तो उस पर वो कन्विंस नहीं हो जाए, बल्कि बड़े एक्टिवली और बड़े एक अफेक्टिव अंदाज से उसके मतलब सोचते हैं और फिर किसी नतीजे पर पहुंच पाते हैं जी। और एंड पर उसने ये बताया कि ये जो थिंकिंग का एक प्रोसेस है, ये रिज़ल्ट इसका ये निकलता है कि या तो उनके वो
उस पर्टिकुलर जनाब एटीट्यूड में, रवैये में वो चेंज आ जाती है, या फिर वो रजिस्ट करते हैं कि ऐसा नहीं है। लाजमी नहीं है कि वो, पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि वो कन्विंस हो जाएं या उस पर्टिकुलर चीज़ पर वो अपनी राय है जो उसमें हम महंगी का इज़हार कर दें और कहें कि हम वो उसमें यस मैन बन जाएं, या वो ज़रूरी है कि वो पॉजिटिव रिस्पांस आए उसका, ये भी हो सकता है उस चीज़ पर वो ना, बल्कि अक्सरियत हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं कि ऐसी चीज़ों का जो परसुएशन का जनाब एक सिलसिला किसी को कन्विंस करने का आता है, उसमें अक्सरियत हमें केसेस में ऐसा भी होता है कि उसका रिस्पांस हम नहीं, अगले बंदे की जनाब कॉग्निशन पे वो पूरी तरह अभी नहीं हो पाते और उसको मुतमईन नहीं कर पाते अपने दलाइल से, अपनी चीज़ों से। उसके पास मज़ीद क्वेश्चंस, मज़ीद अपने स्ट्रॉन्ग दलाइल और ऑलरेडी जो एल्ड उसकी वो एक इस्टेब्लिश्ड सोच है किसी टॉपिक रिलेटेड या किसी इशू रिलेटेड, वो इतनी ज़्यादा रिजिड हो चुकी होती है कि हम उसको जो ब्रेक का नहीं कर पाते जी। नेक्स्ट है जी एलेबोरेशन लाइकलीहुड मॉडल। तो ये ELM देखते हैं जी क्या है। सेंट्रल रूट हैपन्स, वो इसमें हमें बता रहे हैं कि जी एक तरीकाकार क्या है जी सेंट्रल रूट हैपन जिसमें होता है जनाब, वो है व्हेन वी मोटिवेटेड एंड पे अटेंशन, कि जब हम ओवरऑल कन्विंस होने की फॉर्म में मौजूद हैं और तवज्जो दे रहे हैं कम से कम उस परसुएशन के, या नेक्स्ट जो कम्युनिकेटर सामने हमारे बैठा हुआ है उसकी बात गौर से सुन रहे हैं कम से कम, और दूसरे लफाज में आप ये कह सकते हैं कि उसमें पॉजिटिव भी हैं और प्लस हम न्यूट्रल भी हैं कि यार अगर इस बंदे ने वाकई अच्छी बात की या बात समझ में आने वाली हुई तो फिर हम उस पर अमल पैरा भी हो सकते हैं। यानी वो प्री कंसीव्ड हमारी कोई अप्रोच नहीं होती कि हमने नहीं मानना या मान जाना है, शुरू में ही वज़ेन बना के हम उस पर्टिकुलर महफिल का या उस पर्टिकुलर प्रोसेस का हिस्सा जी नहीं बने होते। नेक्स्ट है जी लॉजिकल एंड कॉन्शियस थिंकिंग, यानी इसमें मंतक बेस या उसकी कुछ ना कुछ ऐसी रीजनिंग मौजूद हो जो कि वो पर्टिकुलर अंदाज में वो साबित कर रहा हो बंदा कि अगर ये चीज़ मैं कह रहा हूँ तो इस बुनियाद पर कह रहा हूँ, और वो लॉजिक आपको वाक़यातन हिट कर रहा हो, और वो लॉजिक भी इस तरह हो कोई यूनानिमसली वो एक्सेप्टेड हो, यानी वो सेल्फ क्रिएटेड सो कॉल्ड सब्जेक्टिव लॉजिक ना हो कि जो हर बंदे ने अपना गढ़ा होता है लॉजिक, वो ना हो, बल्कि वो यूनिवर्सल मीनिंग उसके हों, और ओवरऑल भी वो 2 4 5 10 या और भी बंदों को अगर बताया जाए तो उसकी एक वर्थ पाई जाती हो कि उसमें वाकई एक वेट और वज़न का मामला मौजूद हो। तीसरा जी इसमें पॉइंट है कैन लीड्स टू परमानेंट चेंज इन आवर एटीट्यूड, यानी इस मामले में फिर यह है कि चेंज जो है हमारे एटीट्यूड में है वो परमानेंट आने का या लॉन्ग लास्टिंग एक स्टेबल या ड्यूरेबल आने का चांस बढ़ जाता है कि इस बुनियाद पर अगर हम सेंट्रल रूट बेस कन्विंस हों या परसुएड हों जनाब। सेकंड है जी पेरिफेरल रूट हैपन्स व्हेन वी डू नॉट पे अटेंशन बट स्वे विद व्हाट वी सी, चेंज इज़ टेम्परेरी। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि पूरी हम अटेंशन दी नहीं होती, लेकिन ओवरऑल ही हम वक्त गुजारी के लिए या तवज्जो उठाने के लिए जो भी देख रहे होते हैं उसे ओवरऑल कहते हैं जी ठीक है, हम टेम्परेरीली इससे जान छुड़ाने के लिए, दूसरे अल्फाज में आप कह लें कि इस चीज़ पर अमल पैरा होते हैं। अब इसमें ना मैं आपको एक पर्सनल थोड़ा सा मुख्तसर सा वाक़या ये बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि रिसेंटली मुझे एक जगह जाना पड़ा, वहाँ पे एक रेंट की जगह लेने के लिए अपने एक ख़ास मकसद को फुलफ़िल करने के लिए जी, एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जी। तो उसमें जिस बंदे से मुलाकात हुई उसके साथ जो मेरी गुफ्तगू शनीद हुई, उसने ज़ाहिर है अपने वो डिफरेंट पॉइंट्स दिए और उसने वो मोटिवेट करने का या ये किया कि अभी अवेलेबिलिटी नहीं, ऑलरेडी मेरे पास हैं जो वो लोग जो रेंट पर आकर रह चुके हैं, मेरी उनसे वो एक कह लें कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो वो हो चुका हुआ है, इतने वो रेंट पे और वो सारी चीज़ें वाज़े तौर पर। अब सेंट्रल रूट ये है कि जब लॉजिक रीजनिंग आप मान रहे हैं अगले बंदे की, सारा आपकी जहन में सिर्फ वो ही चीज़ें नहीं मौजूद कि अपना मफाद मुझे चाहिए, मेरा अजीज़ है, मेरे तल्लुकात हैं, तो मुझे एट एनी कास्ट यार इसको ना नहीं करना चाहिए। जो आपको पता है कि हमारे ज़्यादातर माशरती तौर पर सब्जेक्टिव मीनिंग्स हैं जो वो, और सब्जेक्टिविटी हम हावी रखते हैं अपने ऊपर, और वो पर्सनली जो रिलेशनिंग और ये क्लोज टाइज़ और उनको हम कहते हैं जी अगर हमने जाकर अगर कह दिया और हमारी ज़ात वहाँ गई तो ये तो फिर इसमें तो गुंजाइश रही ना कि वो बंदा ना कर पाए। सेकंड है जी पेरिफेरल रूट हैपन्स ये है, अब वो पूरी तरह समझ जाना या परमानेंटली या आपकी ऑलरेडी अप्रोच भी सॉलिड है इन चीज़ों के रिलेटेड कि आपको लॉजिकली कोई बंदा चीज़ समझा रहा है तो आप अपने मफाद को या अपने वाइसेस को उसके ऊपर हावी ना होने दें और इसको समझें। सेकंड जो हमने जिक्र किया था इस मिसाल के लिहाज से, अब अगर देखें कि वही मेरे जहन में ये होता कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, इसने मेरी बात नहीं मानी, इसने मेरा वो नसब, मेरा तल्लक, या मेरे बड़ों का अपने बड़ों से तल्लक, या मेरे बड़ों के एहसानात, या कुछ इस तरह की चीज़ें
अगर उसने वो बिला ताक रखते हुए जनाब ये फ़ैसला किया है तो ये तो बंदा ही नहीं ठीक, आइंदा मैं इससे तल्लुकात नहीं रखूँगा। वहाँ पे जनाब आप जिसे कहते हैं कि कुछ हार्श वर्ड्स की एक्सचेंज या नाराज़गी की फॉर्म में उठाना, तो अगर ये चीज़ें मामला हों या मामले से परे दूर भाग जाना, तो ये आपका पेरिफेरल रूट है जनाब ना, कि जो कि लॉजिक और रीजनिंग से दूर है, वक्ती तौर पर जज्बातियत सब्जेक्टिविटी उसमें पाई जाती है। और बाज़ दफ़ा वैसे आप मौजू से हटने के लिए या जान छुड़ाने के लिए, या आगे हम मिसालें लेंगे, कुछ इस तरह भी आता है कि ओवरऑल बाज़ दफ़ा कोई चीज़ लाइक नहीं कर रहे, तो वैसे आम लाने के लिए आप कहते हैं ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइटर नोट पे आपको ये बताऊं कि अक्सर उस्ताद अपनी क्लास में या ऑनलाइन सेशन में या जो फ़िज़िकल अपीयरेंस जिन क्लासेस में कोविड-19 से हमारी वो पहले मौजूद हुआ करती थी, और होप सो बड़ी जल्दी अल्लाह के फजल करम से वो दोबारा से चीज़ें हमारी बहाल होंगी। तो उस फॉर्म में ये होता है कि बाज़ दफ़ा अगर टीचर पूछ रहे हैं कि जनाब आप इस चीज़ से पूरी तरह मुतफ़िक हैं या आपको समझ आ चुकी है, तो आप सिर्फ जान छुड़ाने के लिए कह देते हैं यस सर, यस मैम, ठीक होगा, यानी आगे चला जाए। और जितना वो है वो आप बेशक बोर हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, उसमें रीज़न बेशक जो भी है, मतलब आप खुद इंटरेस्टेड नहीं हैं या लेक्चर वाक़यातन है जो आपका मतलब उन पॉइंट्स को या उस टॉपिक से हट के उनको यानी पूरी तरह एलेबोरेट करने में नाकाम हो रहा है, या आप किसी और सोच में गुम हैं, आपकी तबीयत ख़राब है, जो भी रीज़न है, लेकिन ये ओवरऑल चीज़ है कि आप ज़रा जान छुड़ाने के लिए बाज़ दफ़ा भी ये सेकंड जो हमारा पेरिफेरल रूट है वो यूज़ कर लेते हैं। आगे मज़ीद इसकी मिसालें भी हम देखते हैं तो उसमें हमें मज़ीद ये वाज़ेह होगा जी। आगे जी, द पाथ टू परसुएशन सेंट्रल रूट इज़ इफेक्टिव व्हेन पीपल फाइंड मैसेज पर्सनली रेलेवेंट इन इन्वॉल्विंग, यानी जिसमें लोगों का अपना मफाद भी शामिल हो जनाब, और उनके रेलेवेंट उनके मतलब वो चीज़ हो। पीपल आर हाई इन द नीड फॉर कॉग्निशन, यानी वो दिमागी तौर पर है जो डेफिनेटली उनके लिए इफ़ेक्टिव हो, साइकोलॉजिकली भी, और उनकी समझ में आने वाला भी स्टाफ मौजूद हो। पीपल आर इन आर न्यूट्रल आर माइल्डली नेगेटिव मूड, कि यहाँ वो न्यूट्रल मूड में हो, ना ही मतलब वो ये जिस तरह हम जिक्र कर चुके हैं कि प्री कंसीव्ड आइडियाज़ या कोई ऐसी उनकी ऑलरेडी प्री सेटल्ड जनाब ना टेंशन ना हो कि कुछ पहले से ही सोच के आए हो कि ऐसा ही करना है या वैसा ही करना है। और फिर ये है कि या फिर माइल्डली नेगेटिव मूड का भी इसमें वो जिक्र किया गया है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है जो उनको के लिए वो इफेक्टिव हो सकता है कि अगर थोड़े से माइल्डली नेगेटिव मूड में है तो उन्हें वहाँ से निकाल के कन्विंस करना ज़रा ज़्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली अगर वो पूरी तरह या फुली नेगेटिव मूड में या वो प्री कंसीव्ड आइडियाज़ के साथ आए हैं कि हमने ये बात माननी ही नहीं किसी भी कास्ट पे। लास्ट वन है जी, कम्युनिकेटर स्पीक्स एट नॉर्मल स्पीड, कि जो बोल रहा है बंदा वो बड़े नॉर्मल अंदाज से, यानी उसके अल्फाज की समझ, और वो एक ऐसी जनाब ट्रेन पे सवार ना हो कि जो तेज़ी से बोलते जा रहे हैं, और जब उसमें कन्विंसिंग का या वो सारा वैसे ही बंदा इरीटेट और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है जब उसको समझ ही नहीं अल्फाज की आ पाती, और स्पीड ही इतनी होती है जनाब, वो वैसे नेचुरल किसी की हो या कोई अरीवरी का वैसे शिकार होते हुए जनाब एक आप कह लें हैस्टी वे में बोलना चाह रहा हो, तो उसमें भी ये इशू आने का चांस होता है कि जो रिसीवर है आपका वो इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, और उसकी जो एक तवज्जो है वो डाइवर्ट होगी, और उसकी बोरियत बढ़ेगी, और वो डेफिनेटली वो इनकार में जाने का उसका चांस जी बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल है जी, आफ्टर हेयरिंग अ पोलिटिकल डिबेट you may decide to vote for a candidate because you found the candidate views and arguments very convincing। अब जिस तरह ये अमेरिकन इलेक्शंस की इसमें हम बेहतरीन मिसाल ले सकते हैं कि उनकी पहले वो प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, बाकायदा तौर पर वो अपने अपने मैनिफेस्टो और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो अपनी पार्टी का, और वो अपने डिफरेंट अचीवमेंट्स उन सब को वो उसमें पेश करते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जी, इसको आगे हम कैरी ऑन करते हैं। सॉरी, वो मेरा वाईफाई जो है ना वो ऑन था, तो एक तो व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं जो मेरे स्टूडेंट्स के आ रहे थे, तो बहरहाल मैंने कहा इस चीज़ को आपके सामने कन्फेस करते हुए आगे चला जाए ना, ताकि आपके लिए भी ये इरिटेटिंग साबित वीडियो देखते हुए ना हो। तो नेक्स्ट जी, हम ये मिसाल ले रहे थे कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल डिबेट जिस तरह होती है उसमें वो मुख्तलिफ कैंडिडेट उनके जो दो डिफरेंट पार्टीज़ के जो उनके डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टी के दोनों नुमाइंदगान हैं वो अपना अपना व्यू पॉइंट मैनिफेस्टो और वो उस डिबेट का हिस्सा बनते हैं। उसके बाद एक पब्लिक ओपिनियन मर्ज होती है कि लोग देख सकते हैं कि जो हमारा अपकमिंग लीडर है वो किस तरह कन्विंसिंग है, परसुएडिव है, और जनाब वो किस अंदाज से कौन कौन से आइडियाज़ कौन कौन से प्लान्स हमारे लिए रखता है, और इसके अगेंस्ट जो दूसरा कैंडिडेट है उसके पास जो जामे प्लान है
वो हमारे लिए इफ़ेक्टिव ज़्यादा है, या जो फर्स्ट वन एक ही हमने बात की वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, जिस तरह हम अगर अपने इस रीजन में, बरसगीर के रीजन में या एशियन कल्चर में देखें, तो जिस तरह हमारे यहाँ वो मुख्तलिफ़ जलसों की फार्म में और वो सारी जनाब कॉर्नर मीटिंग्स की जाती हैं, तो उसकी फार्म में मैसेज को कन्वेंस किया जाता है जनाब मुख्तलिफ MNAs MPAs या लोकल बॉडी अगर इलेक्शंस हों, तो इसी तरह चेयरमैन और हमारे कौंसलर्स हज़रात वगैरह कि हमारे पास ये तरक्याती मनसूबा, ये मंशूर या हिस्ट्री में जो पहले हमारी जनाब जमातें वो ये कर चुकी हैं, तो उस बुनियाद पर वो अपना वोट बैंक है जो बढ़ाने की ट्राई करते हैं जी। नेक्स्ट जी, फर्दर आगे चलते हैं हम। टाइप्स ऑफ अपील इन परसुएशन। तो इसमें सबसे पहली जो अपील की वो हमें ज़िक्र किया जा रहा है वो ये है जी, एन आर्गूमेंट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च और एक्सपर्ट ओपिनियन। यानी जो अपीलिंग लॉजिक हम ओवरऑल मंतक जिसको कहते हैं, तो ज़ाहिर है वो डेफिनेटली कुछ हक़ाइक़ पे, कुछ स्टैटिस्टिक्स पे, कुछ रिसर्च बेस है, कुछ या एक्सपर्ट्स की ओपिनियन। फॉर एग्जांपल हमने शुरू में अगर बात की तो इसकी डेफिनेशन हमने देखी, तो एरिस्टोटल का उसमें व्यू पॉइंट देखा, दूसरे डिफरेंट जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी हमने डेफिनेशंस देखी कि जिन्होंने हमें ये आर्गूमेंट बिल्ड करने में सबसे पहले एक बिल्डिंग ब्लॉक का किरदार अदा किया और एक प्लेटफॉर्म दिया जी। सेकंड है जी अपील टू इमोशनल, गेटिंग एन इमोशनल रिस्पांस इज़ अनदर वे टू कन्विंस। अब इसमें इमोशनल रिस्पांस ये है कि इमोशनली अगर कोई बंदा, आप उसके इमोशन से वेल अवेयर हैं, आप बेहतर अंदाज से जानते हैं, तो उसमें भी आपके पास कह लें कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ जाता है कि उसके अकॉर्डिंगली आप प्ले करेंगे अगर, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने नेक्स्ट चाल चलेंगे, तो आपके लिए उस बंदे को जो कन्विंस करना और जो परसुएशन का हमारा एक प्रोसेस है वो इजी होता जाएगा। थर्ड जी अपील है मॉरल। द लास्ट वे टू कन्विंस इज़ टू अपील टू पीपल्स मॉरल्स फॉर देम टू डू द राइट थिंग। यानी अखलाकी नुक्ता नज़र से किसी बंदे को देखना कि ये चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी छोटी सी मिसाल ये लेते हैं, अगर हम किसी बंदे के साथ जो नाराज़ है हमसे, हम उसको राज़ी करने गए या किसी व्यू पॉइंट अपने के मुताबिक उसको मनाने गए, तो हम अखलाकी नुक्ता नज़र से, मजहबी नुक्ता नज़र से उसको कन्विंस कर रहे हैं कि जो भी हमारा रेलेवेंट मज़हब है उसके एतबार से हम उसमें रेफरेंसिंग करते हुए कि मजहबी एतबार से भी ये बड़ी एक शानदार चीज़ है, और इसमें जो है ना अल्लाह ताला की खुशनुदी, माशरती खुशनुदी, एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है जो, वो एक इंसानियत के इक़दार के लिहाज से किसी को माफ़ कर देना या किसी के साथ दोबारा उसी तरह जनाब मजाजन हो जाना और उसको दिल में कुछ हलश ना रखना एक बड़ा आला चीज़ है, और आला अखलाक के कैरियर लोग हैं जो, उनका ये किरदार हुआ करता है। तो इस तरह की चीज़ है कि मोरालिटी के लिहाज से रेफरेंसिंग करते हुए जी। इसके पास जी लास्ट वन हमारे पास है जी, कुछ टिप्स फॉर सक्सेसफुल परसुएशन। फोकस ऑन द नीड्स ऑफ द अदर पार्टी। यानी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि अगले बंदे की नीड, अगले बंदे की सोच या उसकी ज़रूरत क्या है। जिस तरह मैं आपको वो बता रहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी बिज़नेस डील में हैं, तो हो सकता है बाज़ दफ़ा उस बंदे को राइट दैट पर्टिकुलर मोमेंट है ना, जो किसी ख़ास चीज़ की आपको मालूम पड़ जाए, किसी ख़ास स्पोर्ट की, किसी ख़ास जनाब आप कह सकते हैं कि इंसेंटिव की ज़रूरत हो जो आपकी नॉलेज में और आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। सेकंड है जी आर्गू योर केस विद लॉजिक। ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि मंतक के लिहाज से, अगर मिसालों के लिहाज से और कंक्रीट रियलिटी को मद्देनज़र रखते हुए हम किसी को अगर कन्विंस करेंगे, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर, बेनिफिशियल और फ्रूटफुल हो सकता है। यूज़ पॉजिटिव रैदर दैन नेगेटिव लैंग्वेज। यानी पॉजिटिव एक अफर्मेटिव अंदाज में अगर बताएंगे चीज़ों को और चीज़ों की मिसालें देते हुए कि इस तरह बेहतरी आएगी, इस तरह, बजाय कि किसी बंदे को वो डराते धमकाते या नेगेटिव एस्पेक्ट या डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट्स हम बताते अगर कन्विंस करने की ट्राई करेंगे, तो ओवरऑल ही जो नेगेटिविटी की जब जिक्र किया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि नेगेटिव वेव्स हैं जो ऑल अराउंड वो फैलती हैं, और हर बंदा उनसे बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक बुरे अंदाज में इन्फ्लुएंस होता है, और वहाँ पर उस पूरे माहौल के अंदर है जो एक सक्सेस रेशो या एक बेहतरी या मुनासबत आने के चांस कम पड़ जाते हैं जी। आगे जी सबली कम्प्लीमेंट द अदर पार्टी। यानी बड़े खामोशी और बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े प्यारे अंदाज से, बड़े ओपनली भी नहीं, यानी वो बटरिंग वाला या फ्लैटरिंग वाला सिलसिला भी ना हो, किसी मिसाल देते हुए और बाकायदा अगले को समझाते हुए कि ओपनली, बजाय कि उसको जनाब वो तारीफ़ी जुमले कहते हुए उसकी कोई मिसाल, उसके कोई प्रीवियस जनाब कोई रीसेंट हिस्ट्री में जनाब, या वो माजी करीब या बाद में कोई ऐसी मिसाल
आप दे सकते हैं, जैसा कि आपने वो किया था हमारे जनाब आपकी सच बोलने की चीज़, या आपने फ़लाँ पर्टिकुलर पब्लिकली एक बड़ा बहादराना फ़ैसला किया, या कोई भी ऐसी मिसाल देते हुए उसको आप बेहतर अंदाज से, लेकिन उसमें कम से कम कुछ सच्चाई या कुछ ना कुछ रियलिटी अगर मौजूद होगी, वरना डेफिनेटली जो रिसीवर है वो भी आप समझ सकते हैं और हम सब इससे मुतफिक होंगे कि वो भी बड़ी अच्छी अंदाज से इन चीज़ों को, इन इंटरप्रटेशंस को, इन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मीनिंग्स दोनों अप्रोचेस से वेल अवेयर होते हैं। तो लिहाजा ये जो अनड्यू टैक्टिक्स और आप कह सकते हैं कि एक ओवर बिहेवियर है ना, इसको अवॉइड करना ही ज़्यादातर मुख्तलिफ़ मामलात में हमारे लिए बेहतर साबित होता है। इसमें जी सेकंड लास्ट है मिररिंग द अदर्स पर्सनस मैनरिज्म्स, हैंड एंड बॉडी मूवमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसमें यह है कि अगले बंदे के रिस्पॉन्सेज आप साथ साथ नोट करते जा रहे हैं कि अगर यार मैंने इससे ये बात की तो इसके किस तरह के रिस्पांस आए, और किस मेरी अप्रोच से, मेरी मजहबी अप्रोच से, हलाकी अप्रोच से, धीमे लहजे से, स्माइल के लहजे से, आहिस्ता बोलने के लहजे से, या इसकी तारीफ़ के अंदाज में से, या कुछ ऐसी रेफरेंसिंग जो ख़ास मैंने कुछ वर्ड यूज़ किए उनसे, जो अगर इसकी वो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज या इसके फेशियल एक्सप्रेशन और वो सारी चीज़ें बेहतर अंदाज से मूव आउट कर रही हैं, तो डेफिनेटली वो पर्टिकुलर जो तरीक़ाकार या वो स्टाफ है फिर उसको हम बढ़ाते जाएंगे, जो उस बंदे के लिए वो जो सुनना चाह रहा है या जो उसके लिए हम समझ रहे हैं कि यहाँ अफेक्टिव प्रूव हो रहा है जी। लास्ट वन है जी इसमें, ट्राई टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ़ एवरी वन यू मीट। ये एक बड़ी अहम तरीन चीज़ है, जर्नल फॉर्म में भी, ये परसुएशन के हमारे लेक्चर या चैप्टर के हवाले से भी, या वैसे भी कि जब आप किसी बंदे से मिलते हैं तो उसका नाम रखने वाले, इसमें आपको मैं लास्ट इसकी मिसाल देकर वाइंड अप करना चाहूँगा कि ऐसे सियासतदान हज़रात जो अपने वोटर्स के, अपने हल्के के लोगों के ज़्यादातर के नाम जिनसे मिलते हैं, जानते हैं, तो यकीन मान लें ये आजमूदा चीज़ है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, कि वो पब्लिकली जब 20-50 या 60 लोगों के अंदर बाज़ दफ़ा को बंदा आता है तो उसको उसके नाम से पुकारते हैं ना, बेशक मुलाकात एक हुई हो, दो हुई हो, जी फ़लाँ साहब आएँ जी, प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ जी, फ़लाँ के आप बेटे हैं और सारा, तो वो इतने बंदों में उस बंदे की जो सेल्फ़ इस्टीम है ना, वो आसमान को जाके छूने के काबिल सिंबॉलिकली हम कह सकते हैं कि जा लगती है कि यार फ़लाँ सियासतदान, फ़लाँ एक की फ़िगर, फ़लाँ वज़ीर, या कोई भी रिलीजन फ़िगर हो सकता है, या कोई एनजीओ का बंदा, या कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो सकता है, फिलैंथ्रोपिस्ट हो सकता है, तो जब आपको वो इन अल्फाज में बुलाता है जिसकी अपनी पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंशियल है और उसका लोगों में एक अच्छा इमेज और बेनिफिशियल है लोगों के लिए, तो डेफिनेटली वो बंदे बड़े बेहतरीन अंदाज से इसको रिएक्ट करते हैं और बड़े एहसन तरीके से इसको जानते हैं कि जी फ़लाँ ने हमें याद रखा हुआ है, तो डेफिनेटली हम भी फिर उसकी उम्मीदों और ज़रूरियात के मुताबिक है जो चल पाएंगे। और सारा इसमें जो हमने वो डिबेट वाली भी बात की कि उसमें एक छोटा सा आपको रेफरेंस देते हुए ना आगे चलेंगे जनाब, फिर इसको वाइंड अप करने की तरफ, जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप कह सकते हैं कि जिस तरह वो डिबेट बेस या वो सारी चीज़ें हमने की ना, तो इसका कितना अहम किरदार इवन हमारी स्पोर्ट्स वगैरह में भी होता है। आप में से जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं और मेजॉरिटी कम अज़ कम बेसिक्स तो उसकी वो जानते हैं, ये बॉक्सिंग के दुनिया के जो बड़े तरीन हैवीवेट बॉक्सिंग के, सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग के, या मुख्तलिफ उसकी कैटेगरीज़ के मुकाबले होते हैं, तो उससे पहले प्लेयर्स को बाकायदा तौर पर डिफरेंट प्रोग्राम्स में, टीवी जो बड़े प्रोग्राम्स हैं उनमें बिठा कर उनकी डिबेट करवाई जाती है, और उनके जो टैक्टिक्स, उनकी तैयारी, उनका सारा, और वो इवन एक दूसरे पर साइकोलॉजिकल अटैक्स तक करते हैं ना। अब उन साइकोलॉजिकल अटैक से जो अपोनेंट अच्छी तरह बच पाता है या खेल पाता है या टैकल कर सकता है ना अपने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़म्स के, उनसे हंसी में उड़ा देना, या उन्हीं का जवाब जो रिंग में देना जानता है अच्छी तरह कि मैं अपनी तैयारी बढ़ा दूं, मैं अपनी ओवरऑल वर्कआउट ट्रेनिंग बढ़ा दूं, और मैं पॉजिटिव फ्रेमवर्क यूज़ करते हुए इस बंदे को बेहतरीन अंदाज से रिंग में इसका जवाब दूं। कंपैरेटिवली वहाँ लड़ना, पब्लिकली किसी को अब्यूज़ करना, अगर कोई कर रहा है तो उसको पेइंग इन सेम काइंड, वो भी एक मुनासिब रवैया नहीं है। तो ये तमाम जो सारे मामलात हैं परसुएशन के या कम्युनिकेशन के, जनाब आप कह सकते हैं कि कुछ गुर हैं, इनको जो बंदा जितने इफ़ेक्टिव वे से यूज़ करता है वो उतने ही अच्छे अंदाज से इससे अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ पॉजिटिविटीज़ है जो वो गेन कर पाता है जी। दैट्स ऑल जी, इट्स ऑल अबाउट परसुएशन। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।